थे, मैटर को एटम तक डाल्टन ने पहुंचा दिया था कि सबसे डीप एटम होता है। एटम के अंदर इन्हें लगा कि कुछ नहीं, बस एटम ही सबसे छोटा पार्टिकल है। लेकिन कुछ फिनोमिना जो ऑब्जर्व किए जा रहे थे उस समय, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिफिकेशन, इवोनाइट रॉड को, अगर आप इवोनाइट ग्लास रॉड को आप सिल्क के कपड़े से रगड़ दें तो फिर वो चीजों को अट्रैक्ट करने लगती है। जैसे एक जनरल आप कंघे को, जो कॉम्ब आप करते हैं, हेयर कॉम्ब, उसको रगड़ने के बाद, कॉम्ब करने के बाद आप पेपर पीसेस के पास ले जाए तो कागज के टुकड़े अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो इससे पता चला कि जरूर ही मैटर में कोई ना कोई चार्ज है, चार्ज है तभी तो वो अट्रैक्ट कर रहा है। तो चार्ज का क्लू मिल गया इन्हें। चार्ज का क्लू मिलने के बाद क्या है, लोगों ने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स किए, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किए, जिससे इन्हें पता लगा कि मैटर में इलेक्ट्रॉन होता है जो कि कैथोड रेस की तरह होता है, कैथोड रेस के फॉर्म में, जिसकी डिस्कवरी हुई थी। जब इलेक्ट्रॉन मिल गया तो फिर इन्होंने जाना कि इलेक्ट्रॉन है, और नॉर्मल स्टेट में मैटर कैसा होता है, न्यूट्रल मैटर होता है, न्यूट्रल। तो इलेक्ट्रॉन तो पता ही लग गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज भी है, प्रोटॉन भी है, इसका भी आइडिया लग गया। फिर प्रोटॉन के लिए जब इन्होंने परफोरेटेड कैथोड एक्सपेरिमेंट किया, परफोरेटेड कैथोड एक्सपेरिमेंट, तो इन्हें कैनोल रेज मिल गई, कैनोल रेज मिल गई, जिससे पता चल गया कि मैटर में पॉजिटिव चार्ज भी होता है। इतनी बात में किसी बच्चे को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। तो जब पता लगा कि चीजों के इलेक्ट्रिफिकेशन से चार्ज होता है, तो सबसे पहले बात हुई डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसे कैथोड रे कहा गया। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की गई। इसके लिए क्या किया गया, एक कांच की एक ट्यूब ली गई, ग्लास ट्यूब, ये ग्लास ट्यूब ली गई, तो ये ग्लास ट्यूब जो है, इसमें क्या किया गया, एक आउटलेट लगाएगी वैक्यूम पंप के लिए, इससे एयर को निकालना था। कोई बच्चा बताएगा एयर को क्यों निकालना था? हम बताए थे कल की क्लास में। क्योंकि सर जो एयर होती है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। वेरी गुड। एयर जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो अगर यहाँ एयर पूरी भरी होती बेटा, तो इसका प्रेशर होता 1 atm, क्योंकि जो हमें एयर एटमॉस्फेयर में मिलती है वो 1 atm पे मिलती है। तो यहाँ से एयर लगभग पूरी हटा दी गई है। ये नहीं है कि कंप्लीटली इवैक्यूएटेड कर दिया गया, बहुत थोड़ी सी एयर 0.0001 atm प्रेशर पे रखी गई, मतलब थोड़ी सी छोड़ दी गई कि आयन कहां से बनेंगे, चार्ज बनेगा कहां से, तो बहुत थोड़ी सी छोड़ दी गई, मैक्सिमम हटा दी गई। इसके बाद क्या किया, एक कैथोड प्लेट लगाई, ये देखिए आप, ये कैथोड प्लेट लगी है और ये एनोड प्लेट लगी है। एनोड को पॉजिटिव से जोड़ दिया, जिसपे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको बोलते हैं एनोड, जिसपे नेगेटिव होता है इसको बोलते हैं कैथोड। अब क्या है कि जब आपने अपना हाई वोल्टेज दिया है इसको, कैथोड और एनोड के बीच बहुत हाई वोल्टेज रखा गया, जो बैटरी लगाई गई वो हाई वोल्टेज की बैटरी लगाई गई, लगभग 10,000 वोल्ट या इससे भी ज्यादा। तो इतनी एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स, भाई बैटरी में क्या है कि आप कोई भी करंट ट्रेवल करें तो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, मूव करते हैं, दूसरी तरफ एक्सेप्ट हो जाते हैं, सर्किट कंप्लीट होता है। तो जो कैथोड वाला पार्ट है, नेगेटिव वाला है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एंटर किए, तो इलेक्ट्रॉन से सब इलेक्ट्रॉन ही जा रहे थे, दिखाई नहीं दे रहे थे, वो अलग बात है बेटा, आगे बात करेंगे कैसे दिखाई दिए, कैसे समझा। ये इलेक्ट्रॉन जा रहे थे कैथोड से एनोड की ओर। एनोड इन्होंने इस बार सामने नहीं रखा है, एनोड इन्होंने नीचे रखा है। ये केवल ये बताना चाह रहे हैं कि एनोड कहीं भी रखो, ये जो कैथोड रेज हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट ट्रेवल करेंगी, बिल्कुल स्ट्रेट। और यहाँ पे जो सामने वाली ग्लास, चूंकि ये दिखाई तो देते नहीं है बेटा, ये रेज आंखों से नहीं दिखाई देती हैं, तो क्या किया गया, इस स्क्रीन को ZNS से वो कर दिया गया, कोट कर दिया गया। ZNS ये फ्लोरेसेंस स्क्रीन होती है, फ्लोरेसेंस से मतलब है इस पे कोई भी चार्ज पार्टिकल जब टकराएगा तो यहाँ चमक होगी बेटा। तो जब यहाँ चमक होने लगी तो ये लोग समझ गए कि कैथोड से कुछ रेज चल रही हैं जो सीधे चल रही हैं। अब आगे इन रेज की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन थे। तो देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहली बात ये कर रहे हैं कि कैथोड रेज जो है वो स्ट्रेट लाइन में चल रही थी, इनकी प्रॉपर्टी है। एनोड की पोजीशन से मतलब नहीं है कि एनोड हमने इस बार नीचे लगाया था, यहाँ पे एनोड और रेज बिल्कुल सीधे गई थी, तो एनोड की पोजीशन से मतलब नहीं है कि एनोड कहीं भी लगाएं। अगली बात है
कि जेडएनएस की जो स्क्रीन लगाई थी सामने उस पर फ्लोरेसेंस हुआ, चमक हुई। तो इससे हमें क्या आइडिया लग गया, हर एक पॉइंट हमें कुछ आइडिया देगा बेटा। जेडएनएस की स्क्रीन से क्या आइडिया लग गया, जो चमक हुई? इससे पता कैथोड स्ट्रेट जा रही है सर। नहीं, वो तो हम कहीं भी लगा सकते थे। जेडएनएस स्क्रीन हम कहीं एक चार्ज पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है। चार्ज पार्टिकल। हाँ, तो इससे पता चल गया कि जो रेज हैं ये चार्ज पार्टिकल हैं। ध्यान रखिए, अभी और भी चीजें बताएंगे। रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसमें भी यूज करेंगे। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल टकराता है तो सिंटिलेशन होता है। एक टर्म हमने दी थी आपको, सिंटिलेशन। सिंटिलेशन मीन्स होता है स्पार्किंग, चमक, छोटी छोटी सी चमक होगी जहां भी टकराता है। तो इससे पता चल गया कि कैथोड रेज जो हैं वे चार्ज हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज हैं। अब पॉजिटिव या नेगेटिव में इसका आइडिया नहीं लगा अभी। अगली बात देखो बेटा, दे ब्लैकन फोटोग्राफिक प्लेट्स। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, फोटोग्राफी की बात है। इससे क्या आइडिया लगा? फोटोग्राफिक प्लेट को ब्लैकन कर रहे थे, काला कर रहे थे। इससे क्या मतलब है? अगला पॉइंट है कि दे ब्लैकन फोटोग्राफिक प्लेट्स। इन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट को ब्लैक कर दिया। तो फोटोग्राफिक प्लेट को कैसे ब्लैक कर दिया? ये एनर्जी पार्टिकल्स थी, इन सब में एनर्जी थी। तो एनर्जी अगर पड़ी होगी फोटोग्राफिक प्लेट पे, इससे पता लग रहा है कि एनर्जी पार्टिकल्स हैं, एनर्जी लेके चल रहे हैं। भाई एनर्जी तो ले ही चल रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन को 10,000 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा है, तो जितना ज्यादा वोल्टेज दोगे उतनी ज्यादा एनर्जी है। वोल्ट इक्वल्स टू क्या होता है? जूल पर सेकेंड। तो जूल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा वोल्टेज लगाओगे, और जूल एनर्जी की यूनिट होती है, जितना ज्यादा वोल्टेज लगाओगे उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। तो एनर्जी पार्टिकल्स थे, इन्होंने जैसे ही पड़े सिल्वर ब्रोमाइड की प्लेट पे, सिल्वर ब्रोमाइड को डिकम्पोज कर दिया, ब्रोमीन रिलीज हो गई, तो वो काली पड़ जाएगी प्लेट। तो इससे हमें पता लगा ये एनर्जी पार्टिकल्स हैं। अगली बात बेटा, अगली बात है कि दी रेज पास थ्रू द शीट ऑफ मेटल्स। बहुत पतली शीट, थिन शीट, बहुत पतली शीट से पास हो गए। इससे भी यही पता लग रहा है इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, कि बहुत पतली शीट इन्हें रोक नहीं पा रही है, पेनिट्रेट करके निकल जा रहे हैं। इससे भी एनर्जी वाली बात पता चल रही है। अगर मेटल शीट मोटी है तो ये पार नहीं कर पाएंगे, तो फिर ये क्या बनाएंगे? तो फिर ये शैडो बनाएंगे। शैडो कैसे देखी गई ये देख लीजिए, कि जहां से ये जा रही थी, माना कि यहां से पास हो रही हैं, यहां से कैथोड रेस पास हो रही हैं, और आप कोई मेटल सरफेस माना ये इस तरीके का ऑब्जेक्ट रखते हैं, ये तो ये इसकी शेडो यहां पे बनाती है, डार्क शेडो। ये डार्क शेडो बनाती हैं। तो जब शेडो बन रही है डार्क, तो इससे आइडिया लग गया साइंटिस्ट को शेडो वाले पॉइंट से, कि जरूर कुछ ना कुछ, भाई दिखाई तो दे नहीं रहा था कि कैथोड से क्या चल रहा है, कैथोड से क्या निकल रहा है नहीं दिख रहा था, लेकिन जब शेडो बनी पीछे तो ये पता चल गया कि कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है, क्योंकि हमने एक हैवी मेटल ऑब्जेक्ट रख दिया और इसको क्रॉस नहीं कर पा रहे हो, शेडो मिल रही। तो भाई कुछ तो चल रहा है जिसकी शेडो हमें मिल रही है, क्योंकि शेडो की तो डेफिनेशन ही है, शेडो इज फॉर्म्ड व्हेन समथिंग कम्स इन द वे ऑफ लाइट, लाइट मींस एनर्जी। तो ये एनर्जी चल रही है इधर से इधर। बातें समझ में आ रही है बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। अगला पॉइंट है कि कैथोड रेस को जब हम लोग एक्सरे वो किसी हैवी मेटल से टकराते हैं, ये बात यहां इनकम्प्लीट है, दे प्रोड्यूस एक्सरे व्हेन दे स्ट्राइक अ मेटल ऑफ हाई एटॉमिक मास। ऐसे मेटल जिनका एटॉमिक मास हाई है, तब ऐसा नहीं कि कोई सोडियम वोडियम पे डाल दो तो एक्सरे बन जाएंगे, जैसे टंगस्टन वगैरह, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, हाई एटॉमिक मास भी होता है। तो इन पे जब टकराते हैं तो एक्सरे रिलीज होती हैं। तो होता क्या है कि इतने एनर्जेटिकली इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे, कैथोड रे इलेक्ट्रॉन ही तो थे, इतने एनर्जेटिकली थे, अपने साथ बहुत सारी एनर्जी लेके जा रहे थे, और आपने मेटल सरफेस पे ने क्या किया, डाल दिया, इलेक्ट्रॉन ये एब्जॉर्ब हो गए, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हो गए, तो जो एनर्जी थी एक्स्ट्रा ये तो निकल के जाएगी। तो जो हाई एनर्जी निकल के गई ये थी एक्सरे। एक चीज ध्यान रखना, एक्सरे हाई एनर्जी रेज होती हैं,
रेज में हम बता रहे थे हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल का मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, क्योंकि मेटल का मेल्टिंग पॉइंट अगर लो हुआ तो इनकी खुद की एनर्जी कैथोड रेज की इतनी ज्यादा है कि मेटल को पिघला देंगी। भाई लो मेल्टिंग पॉइंट कम टेम्परेचर पर ही मेल्ट हो जाएगा, मेटल पिघल जाएगा। हाई मेल्टिंग पॉइंट जैसे टंगस्टन है, टंगस्टन आपने कभी देखा है कहाँ यूज होता है? बल्ब में। वेरी गुड। Filament of बल्ब में bulb. जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट बल्ब में। ठीक ठीक, इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का ही होता है। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, तो कितना भी जलाओ ये मेल्ट नहीं होता है। आप देखते हो बल्ब आपका 1 साल तक बना रहता है, लेकिन वो फिलामेंट रोज जलता है, रोज इतनी एनर्जी मिलती है, तुम्हें भी एनर्जी देता है चमक के, लेकिन मेल्ट नहीं होता है। तो अगर लो मेल्टिंग पॉइंट का मेटल होगा और आप उसको कैथोड रेज डालोगे तो इतनी एनर्जी कैथोड रेज में है कि वो मेल्ट कर देगी मेटल को। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल पे डालते हैं हम लोग। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है। अगला पॉइंट जो अपना है, सर बच्चों स्क्रीनशॉट लेते रहना जहां भी आपको जरूरत हो। अगला पॉइंट अपना है the rays ionize a gas through which they pass। तो किसी भी गैस को या किसी भी एटम को आयोनाइज कैसे किया जा सकता है और गैस के आयोनाइजेशन से मतलब क्या है, ये शायद हमने कल की क्लास में पढ़ाया था। तो किसी भी गैस को कैसे आयोनाइज करते हैं बच्चों? सर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब बहुत हाई अमाउंट का है ना एनर्जी उनको मिलती है, तो वो न्यूक्लियस से हट जाते हैं, जिससे कि है ना जो गैस होती है उनपे जैसे O2 है उस पे चार्ज आ जाता है, तो वो आयोनाइज हो जाती है। वेरी गुड। आयोनाइजेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी से इलेक्ट्रॉन रिमूव करा लिया तो वो आयोनाइज हो गया। अब अगर आप जनरल में कोई एक एटम देखें तो उसमें एक न्यूक्लियस होता है, किनारे शेल होती है। शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं और ये न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड होते हैं। न्यूक्लियस इन्हें बांधे रखता है, इनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स होता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन से ये बंधे होते हैं। तो अगर किसी एटम में मानो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से जितनी एनर्जी से बंधा है, जितनी पावर से बंधा है, वो 10 जूल है पावर, और अगर इस इलेक्ट्रॉन को हम 11 जूल एनर्जी दे दें तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन यही बना रहेगा या बाहर आ जाएगा? बाहर आ जाएगा सर। बिल्कुल बाहर आ जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा तो एटम पे क्या आ जाएगा? इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। भाई पहले नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों था, तो ये न्यूट्रल था। अब क्या है, नेगेटिव हमने बाहर निकाल लिया तो ये पॉजिटिव बचा केवल, तो ये बन गया कैटायन। जैसे O2 है या हाइड्रोजन एटम ले लो, हाइड्रोजन एटम पे हमने एनर्जी दी, हाइड्रोजन एटम को हमने एनर्जी दी, तो इस एनर्जी ने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, हाइड्रोजन हो गया पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रॉन आ गया बाहर। तो ये हाइड्रोजन का आयोनाइजेशन हो गया, इसने हाइड्रोजन को आयन बना दिया एटम से। इतना क्लियर? यस सर। यस सर। अब यहाँ क्या है कि कैथोड रेज जब किसी गैस पे पड़ती हैं तो उसे आयोनाइज कर देती हैं। तो यहाँ एनर्जी ना देके, मानो हाइड्रोजन गैस ही हम कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन दें, और ये इलेक्ट्रॉन कैसा? हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन। हाई एनर्जी क्यों है बेटा ये इलेक्ट्रॉन? क्योंकि 10,000 या उससे भी ज्यादा वोल्टेज से आया है, जिस बैटरी से आया उसका वोल्टेज बहुत ज्यादा है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब टकराएगा, अब यहाँ ये जो था, मानो ये इलेक्ट्रॉन आया, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जिसके पास बहुत एनर्जी है, ये इलेक्ट्रॉन आया, इससे टकराया, तो इसने अपनी एनर्जी से ट्रांसफर कर दी। अब दोनों की एनर्जी जो है वो ज्यादा है, तो ये दोनों बाहर आ गए। तो ये इलेक्ट्रॉन एक जो दिया था वो भी बाहर आएगा, और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकाल लेगा, और ये हो गया आयोनाइज। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। इस सेशन में बेटा 5 मिनट्स बचे हैं, सेशन लॉग आउट हो जाएगा तो हम दूसरा सेशन भेजेंगे, ठीक है? कभी भी क्लास हमारे कहे बगैर ओवर नहीं होगी, या हम व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ेंगे कि क्लास ओवर, तभी मानेंगे आप क्लास ओवर। अगली बात करते हैं, they heat a substance on which they fall। cathode rays means electron ray of electrons, ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जब किसी सब्सटेंस पे पड़ते हैं तो उसे गर्म कर देते हैं। क्या गर्म करेंगे और क्यों करेंगे बताइए? ये तो छोटी सी बात है बेटा, किसी सब्सटेंस पे पड़ते हैं तो उसे गर्म कर देते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन क्या सर लेके वो जा रहे हैं? एनर्जी हाईली चार्ज एनर्जी करते हैं तो हीट एनर्जी। हाँ, एनर्जी लेके जाएंगे।
और तुम किसी को कंटिन्यू एनर्जी दोगे, तो वो तो गर्म हो जाएगा, और अगर उसका जो इग्निशन टेम्परेचर कम हुआ अगर, तो वो जल भी जाएगा। जैसे आपने बचपन में एक्सपेरिमेंट किया होगा, मैग्नीफाइंग ग्लास वगैरह होता है, उससे हम लोग क्या करते हैं कि सनलाइट को डालते हैं पेपर पे, तो देखते हैं पेपर जल जाता है। तो क्या है, हम सनलाइट एनर्जी ही तो कंटिन्यू उस पेपर पे डाल रहे हैं। जब इतनी एनर्जी हो गई कि उसका इग्निशन टेम्परेचर रीच हो गया, तो वो जल गया। तो जिस भी सब्सटेंस पे डालेंगे आप, वो हीट अप तो हो ही जाएगा, क्योंकि कैथोड रेस क्या है, एनर्जी पार्टिकल्स हैं। ओके, यस सर। अगली बात देखिए, अगली बात है, दे रोटेट अ लाइट पैडल व्हील, एक हल्का व्हील, मतलब जो वजन में कम हो, ऐसा नहीं बहुत भारी रख दो तो उसको नहीं घुमा पाएंगे। अ लाइट पैडल व्हील व्हेन प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ कैथोड रेज। तो अगर कैथोड रेस के रास्ते में, ये कैथोड रेस जा रही है फॉर एग्जांपल, और इनके रास्ते में आपने एक लाइट पैडल व्हील रख दिया, तो ये देखा गया कि लाइट पैडल व्हील जो था ये घूमने लगा, तो घूमने लगा, तो इससे आपको क्या पता लगा कि इन रेस में क्या है। तो जब ये मैकेनिकल इफेक्ट आ रहा है ना बेटा, मोशन में आ गया, ये लाइट पैडल व्हील जो है मोशन में आ गया, तो इससे पता चल गया कि जो पार्टिकल्स है, जो रेज आ रही हैं, इनमें कोई मैसिव पार्टिकल्स है। मैसिव मींस उनमें मास है। तो ये मास वाली बात पता लग गई कि मास ऑफ वेलोसिटी है। मास ऑफ वेलोसिटी मींस मोमेंटम। मूव जा रहे हैं कि कैथोड रेस को जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डाला, तो ये डिफ्लेक्ट हुए। जैसे कैथोड रेज जा रही है बेटा, ये चलो इस पे बताते हैं, क्योंकि ये कैलकुलेशन भी करा देंगे E अपॉन एम स्पेसिफिक चार्ज का। कैथोड रेज ये जा रही हैं, मानो ये रेज जा रही हैं, ये आपने यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, इस पे लगा दिया आपने पॉजिटिव, इधर लगा दिया नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड लग गया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। और यहाँ सामने क्या किया, यहाँ सामने एक स्क्रीन लगा दी सर्कुलर, ZNS की स्क्रीन लगा दी। ये पूरी सर्कुलर है बेटा स्क्रीन, पूरी गोल समझो रख दिया सामने, और ये सब एक ही अपरेटस में बंद है, ये सब एक ही अपरेटस में बंद है इस तरीके से। तो जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया और कैथोड रे को पास किया, तो ZNS की स्क्रीन तो सिंटलेशन करेगी। तो सिंटलेशन हमें कहाँ मिले, सिंटलेशन हमें यहाँ मिले, इन पॉइंट पे ऊपर की साइड। तो इससे हमें पता लग गया कि कोई ये पार्टिकल चार्ज है और पॉजिटिव की ओर आ रहा है। भाई अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो चूंकि पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट हो रहा है, तो ये श्योर है कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो चूंकि पॉजिटिव के पास में सिंटलेशन हुआ, पार्टिकल पॉजिटिव की ओर मूव कर गए, तो हमें पता चल गया कि इन पे नेगेटिव चार्ज है। ऐसे ही हमने क्या किया, इस पे मैग्नेटिक फील्ड लगाया, तो मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्थ पोल लगाया और साउथ पोल लगाया, नॉर्थ और साउथ पोल। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लगाया, तो ये नॉर्थ पोल की ओर डिफ्लेक्ट हो गए, इधर नीचे की तरह। अभी एक केस आएगा बेटा, इसी केस में स्पेसिफिक चार्ज E अपॉन एम, हालांकि फिजिक्स का पार्ट है। तो थॉमसन ने क्या किया, E अपॉन एम एक कैलकुलेशन है, अभी आगे बताएंगे आपको। उसमें इन्होंने पहले अलग अलग जब देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो इस साइड में पार्टिकल जाते हैं, इस पॉइंट पे। मैग्नेटिक फील्ड अकेला लगाते हैं तो इस पॉइंट पे आते हैं। अपोजिट, भाई ये चार्ज पार्टिकल है, अपोजिट साइड में मूव करेंगे। एक केस ऐसा होता है, एक साथ में ही दोनों को लगाते हैं, अलग अलग नहीं, और एक साथ दोनों में लगाते हैं, और इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल कर देते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स। तो फिर क्या होगा, फिर ये रेज कहाँ जाएंगी, बीच में, सेंटर, स्ट्रेट जाएंगी। आप बोलिए कि स्ट्रेट जाएंगी, डिफ्लेक्ट नहीं होंगी, तो बिल्कुल सीधे जा रही थी यहाँ पे। यही कॉन्सेप्ट उन्होंने यूज करके इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेसिफिक चार्ज E अपॉन एम, चार्ज अपॉन मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन इलेक्ट्रॉन का मास, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज, कैलकुलेट कर लिया। स्पेसिफिक चार्ज जब इन्होंने, थॉमसन ने कैलकुलेट कर लिया, तो उसके बाद ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट मुल्किन ने किया। मुल्किन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैलकुलेट कर लिया। बताएंगे कैसे, अभी फिलहाल पूरी बातें कर लें बेसिक। बात भी जान ली कि कैथोड रे चूंकि चार्ज थी, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हुए, उनके डिफ्लेक्शन से हमें पता चल गया कि उनपे क्या चार्ज है। अगली बात है कि जब चार्ज पता चल गया, तो हमने कह दिया उनपे नेगेटिव चार्ज है। अब ये कह रहे हैं कि नो कैथोड रेज वर प्रोड्यूस्ड व्हेन द ट्यूब वाज कंप्लीटली इवैक्यूएटेड। अगर ट्यूब को पूरा खाली कर दें तो कैथोड रेज नहीं बन रही थी। क्यों? कल बताए थे हम क्लास में,
बताइए, ट्यूब को पूरा खाली कर दें, कोई भी गैस ना रखें। हमने आपको बताया था कि इवैक्यूएट किया गया है, जो 1 ATM एयर होती है उसको इतना खाली कर दिया गया है, इवैक्यूएट कर दिया कि केवल 0.0001 ATM रखा गया, मतलब बहुत थोड़ी सी एयर रखी गई। तो ये क्यों रखी गई? होता क्या है कि जब एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग, तो ये ट्यूब होती है बेटा, ये हमारा कैथोड होता है नेगेटिव चार्ज, ये एनोड होता है पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ कोई गैस भरी होती है, मानो हाइड्रोजन गैस भरी है, ये बहुत थोड़ी सी रह गई है। एयर भी हो सकती है, कोई भी गैस हो सकती है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन गैसेस से टकराते हैं, और इन गैसेस को क्या कर देंगे? आयोनाइज। जैसे हाइड्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन कोई टकराए, तो अभी मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन को आयोनाइज कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन को जो गया है वो एक और निकलेगा। तो यहाँ से तब जब गैसें आयोनाइज हुई, तो इन गैसेस के आयोनाइजेशन से चार्ज निकला। तो ये जो गैसेस के आयोनाइजेशन से चार्ज निकला, यही थे हमारे इलेक्ट्रॉन्स, और ये गए पीछे, हमने ZNS की स्क्रीन लगाई थी, उस पर जाके इन्होंने कास्टिंग की। तो जब कोई भी गैस नहीं होगी तो क्यों नहीं कैथोड रे निकलेंगी? क्योंकि तब गैस नहीं होगी तो गैस का आयोनाइजेशन नहीं होगा और इलेक्ट्रॉन्स रिलीज नहीं होंगे। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। डिफरेंट गैसेस प्रोड्यूस द सेम रेज एज दे हैव सेम E अपॉन M। हाँ चलो, ये बात भी देखो, कैथोड और एनोड रेज में एक अंतर है बेटा। कैथोड रे के केस में क्या होता है कि आप ट्यूब में कोई भी गैस ले लो, या हाइड्रोजन ले लो तो ठीक, ऑक्सीजन गैस ले लो O2 तो ठीक, या N2 ले लो, कोई भी गैस ले लो, होगा क्या कि गई इलेक्ट्रॉन गया, गैस को आयोनाइज किया और गैस ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, गैस बन गया कैटायन और ये इलेक्ट्रॉन निकले। तो कोई भी गैस ले लो, इलेक्ट्रॉन ही तो निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो वही कैथोड रे है। तो कैथोड रे का E अपॉन M जो है स्पेसिफिक चार्ज, वो कौन सी गैस ले रहे ट्यूब में, इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझना, जबकि एनोड रे का करेगा, आगे बताएंगे क्यों। कैथोड रे का जो स्पेसिफिक चार्ज है E अपॉन M, वो ट्यूब में ली गई गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है कि कौन सी गैस है। कारण क्या है कि इलेक्ट्रॉन ही निकलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो हमेशा सेम रहता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का मास भी सेम है हमेशा, 9.1 × 10⁻28 होता है। तो बार बार इलेक्ट्रॉन ही निकलने हैं, तो कोई भी गैस लो E अपॉन M कांस्टेंट रहेगा। जबकि एनोड रे में भी आगे बताएंगे तो उसमें मास चेंज हो जाता है, कैसे होगा बताएंगे, लेकिन इसमें सेम रहेगा। तो देखते हैं अगला क्या है। डिफरेंट गैसेस प्रोड्यूस सेम कैथोड रेज एज दे हैव सेम चार्ज टू मास रेशियो। चलो, इससे पता चल गया कि नेगेटिव चार्ज होता है। अब नेगेटिव चार्ज होता है तो उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इन्होंने E अपॉन M कैलकुलेट किया। E अपॉन M स्पेसिफिक चार्ज जिसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज थॉमसन ने कैलकुलेट किया। कैसे कैलकुलेट किया ये हम आपको बताते